हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका आर्केइक युग ख़त्म हो चुका था यूनान की कला में। तो आपके अभी 2 पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं यूनान की कला में, ज्यामिति युग और आर्केइक युग। अब हम पढ़ेंगे शास्त्रीय युग के बारे में, उसके बाद आपका हेलेनिस्टिक युग आएगा। तो हेलेनिस्टिक युग तो आपका छोटा सा टॉपिक है। तो मेन आपका जब यहाँ पे फारस के आक्रमण के बाद जब यूनान में एक नई कला की धारणा आई तो आपका क्लासिकल पीरियड स्टार्ट हुआ। तो अब हम देखते हैं शास्त्रीय युग के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 480 से 323 ईस्वी। तो इसमें जो है, सॉरी यहाँ पे ईस्वी लिखा है, 323 ईस्वी नहीं होगा, ईसा पूर्व होगा, क्योंकि ईसा पूर्व जो है हमेशा आपका पीछे की ओर चलता है, आगे से पीछे की ओर। तो शास्त्रीय सभ्यता एक ऐसी स्वतंत्र संस्कृति थी जिसमें निजी स्रोतों में विदेशी तत्वों का समावेश कर एक ऐसी विश्वव्यापी परंपरा दी जो शताब्दियों तक कला के रूप में निर्धारण में मूल प्रेरणा बनी रही। तो देखिए, ये अब क्या हुआ, शास्त्रीय सभ्यता जब आई तो ये स्वतंत्र संस्कृति बनी, मतलब कि यहाँ पे अब किसी का अधिकार नहीं था यूनान में। तो इसमें बहुत सारे विदेशी तत्वों का समावेश भी हुआ है ना, जैसे कि विदेश से लोग आए तो उनका यहाँ पे आपस में समन्वय हुआ, तो उनके कुछ प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ ये ऐसी परंपरा निर्धारित हुई जो कला के रूप में या कला में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई थी। तो शास्त्रीय युग को शैली के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका यहाँ पे इसकी जो स्टाइल थी, अलग अलग स्टाइल अपनाई गई अलग अलग टाइम पीरियड में, तो इसीलिए इसको 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है आपका प्रारंभिक शास्त्रीय काल। तो यूनान में इसका जो टाइम पीरियड है वो 480 से 450 ईसा पूर्व है। तो यूनान में डोरियन व आयोनियन 2 यूनानी जाति थी, किंतु सांस्कृतिक स्रोत एक से ही थे, इसलिए परंपराएं भी मिलती जुलती थी। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, इसमें डोरियन और आयोनिक शैली के बारे में भी पढ़ लिया है ना। तो ये दोनों जातियां जो थी वो यूनान में ही थी, और इनकी जो संस्कृति थी वो कैसी थी, या परंपराएं जो थी वो आपस में मिलती जुलती थी। और इन्हीं दोनों को लेके यहाँ पे इन दोनों डोरियन और आयोनिक शैली को लेके काम भी हुआ है। तो इस समय पूर्व विकसित नग्न पुरुष एवं आवृत्त नारी आकृतियों के आदर्श पर ही प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। तथापि समूह संयोजन एवं मुद्राओं के संबंध में अनेक नवीन प्रयोग किए गए। तो यहाँ पे जो स्कल्पचर बनते थे उनमें तो पुरुष जो है वो नग्न बनते थे, पुरुष आपके पहले से ही नग्न बनते आए, लेकिन स्त्रियाँ कैसी बनती थी, तो स्त्रियाँ आपकी कपड़ों के साथ बनती थी, है ना। और इसमें समूह संयोजन भी होने लगा, मतलब अगर एक फिगर बनता था तो इस टाइम पे ग्रुप में भी उसको कंपोज करने लग गए थे, और अलग अलग मुद्राओं में भी उनको दिखाने लग गए थे। जो स्कल्पचर बनते थे या फिर जो पेंटिंग्स बनती थी तो वहाँ पे नए प्रयोग हुए, मतलब उनका पूरा ग्रुप दिखाने लग गए थे। किसी पेंटिंग्स या किसी स्कल्पचर को बनाया तो इन्होंने, तो इस समय कांस्य की पोलदार प्रतिमाएं ढालने की विधि भी ज्ञात की जा चुकी थी, किंतु संभवतः इन्हें ढालने के लिए बनाई जाने वाली आरंभिक प्रतिमाएं मिट्टी की न होकर किसी कड़ी वस्तु की होती थी। तो देखिए, ये आपको मैं जूम मीटिंग में भी समझा रही थी कि किस प्रकार आपका हॉलो टेक्निक और सॉलिड टेक्निक होती है स्कल्पचर बनाने की। तो जो कांस्य की यहाँ पे स्कल्पचर बने हुए हैं वो पोलदार प्रतिमाएं हैं, मतलब कि अंदर से खोखली भी हैं और दीवारों से टिकी हुई भी स्कल्पचर यहाँ पे बनाए गए हैं। और इसी के साथ ये लोग इस टेक्निक को जान गए थे। लेकिन जब हम हॉलो टेक्निक में काम करते हैं तो क्या करते हैं, बाहर की जो चीज़ बनाते हैं वो मिट्टी से बनाते हैं ताकि हम उसको तोड़ दें और उसमें कांस्य भर सकें, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, उसमें मिट्टी ना यूज़ करके मिट्टी की जगह पे कोई कड़ी वस्तु यूज़ की गई है, और हल्के व भारी कपड़ों की सलवटों के विभिन्न प्रभाव दिखाने में भी मूर्तिकार कुशलता प्राप्त करने लगे थे। तो जैसे पहले बने थे तो उनमें कुछ फिनिशिंग कम लगती थी स्कल्पचर्स में, है ना। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि मिस्र के जैसे हैं, मिस्र में भी स्कल्पचर में फिनिशिंग कम थी। तो इस समय क्या हुआ, भारी जो कपड़े या फिर सलवटेदार जो कपड़े थे उनके फोल्ड्स जो है वो बहुत अच्छे से दिखाने लग गए, और जो मूर्तिकार थे वो पहले से ज़्यादा परफेक्ट हो चुके थे इस समय। तो इस समय ओलंपिया वासियों ने हेरा व ज्यूस के प्राचीन देवालय भूमि में ही डोरिक शैली में नए ज्यूस मंदिर का निर्माण भी प्रारंभ करवाया।
तो जो यहाँ पे लोग थे उन्होंने किसका मंदिर का निर्माण करवाया, तो हेरा और ज्यूस का। हेरा और ज्यूस के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इनके बेटे के बारे में भी बता चुकी हूँ, इनके बारे में भी बता चुकी हूँ, है ना। तो यहाँ पे देवालय बनवाया गया जो कि डोरिक शैली में था, और एक नए मंदिर का निर्माण नए तरीके से करवाया गया जो कि ज्यूस का था। तो 470 से 456 ईसा पूर्व की अवधि में निर्मित यह देवालय आज खंडहर बन चुका है। तो इतना पुराना मंदिर था ये कि अब तो खंडहर बन जाना ही था उसका। अगर उस पर कोई ध्यान नहीं देगा तो कोई चीज़ें भी होंगी, कोई भी मॉन्यूमेंट्स हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं देगी सरकार तो वो खराब ही होते जाएंगे, है ना। जैसे आप लोगों को भरहुत स्तूप पढ़ाया था, तो भरहुत स्तूप में क्या पढ़ा था आप लोगों ने कि वहाँ के जो लोग थे वो ईंटों से बना था, तो ईंटें निकाल कर ले गए थे, है ना, अपना घर बनाने के लिए, और उसके कुछ चीज़ें बची थी जो कि आपकी बता दी थी कि वो संग्रहित कर दी गई हैं, है ना। लेकिन इस समय क्या हुआ, तो ये भी पूरा देवालय जो है वो खंडहर बन चुका है। तो इसके पश्चिमी पेडिमेंट पर लेपित व सेंटोर के युद्ध का दृश्य अंकित है जो अब ओलंपिया में सुरक्षित है। तो यहाँ पे लेपित और सेंटोर का युद्ध भी दिखाया गया है। किस पे दिखाया गया है, ये जो आपका देवालय बना था ज्यूस मंदिर का, उस पे बनाया गया था, ये वाला स्कल्पचर बनाया गया था। किस पे बनाया गया था, पेडिमेंट पर बनाया गया था। तो पेडिमेंट आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब आप एंटर करते हैं तो ऊपर का जो हिस्सा होता था वो त्रिभुज के आकार का बनाते थे और उसी में ही ये चित्रण करते थे। तो उसमें लेपित और सेंटोर आपको बता चुकी हूँ पहले भी मैं ज्यामिति युग में कि आधा धड़ जो मानव का होता था और आधा धड़ जो है वो घोड़े का होता था, उसको सेंटोर कहते थे। ये इनके पौराणिक कथा के अनुसार जो है इस मानव के बारे में बताया गया था, है ना। तो इसी में ऐसा दृश्य अंकित है। और इसके बाद जो अब ओलंपिया संग्रहालय में सुरक्षित है, तो पेडिमेंट का जो हिस्सा बचा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, जो कि संग्रहालय में, ओलंपिया के संग्रहालय में सुरक्षित कर दिया गया है। और इस समय क्या हुआ था, ये जो आपका सेंटोर था और लेपित था, इन दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ था, तो एक यहाँ पे लेपित शासक के टाइम पे ही वहाँ पे विवाह का भोज दिखाया गया था, जिसमें जो सेंटोर होता है उसने क्या कर लिया था, मदिरा पी लिया था और लेपित नगर की सारी स्त्रियों को उठा के ले जाने लगा था। जिससे क्या हुआ, जो लेपित शासक थे उन्होंने उसको रोकने की रोकने का प्रयास किया। और इसके साथ में इसमें बीच में अपोलो को भी दिखाया गया जो इस युद्ध को शांत करते हुए दिखाए गए हैं। तो इस त्रिकोणामिति पेडिमेंट पे ऐसा दृश्य बनाया गया है। अब आगे देखते हैं। इस समय का प्रसिद्ध मूर्तिकार मायरॉन, जिसकी प्रतिमा डिस्को बॉलर्स विश्व प्रसिद्ध है। एक छायाकार की भांति मायरॉन ने इस खिलाड़ी की क्षणिक गति को पकड़ा है जो अद्भुत एवं आश्चर्यजनक है, जो नेशनल रोमन म्यूजियम में है। तो आपको ये स्कल्पचर के बारे में जब मैंने यूनान स्टार्ट किया था तभी भी बता चुकी हूँ, बहुत ही फेमस स्कल्पचर है और स्कल्पचर आर्टिस्ट भी जो है वो स्कल्प्टर जो है इसका वो भी बहुत फेमस है। तो मायरॉन के द्वारा बनाई गई डिस्को बॉलर्स, अभी मैं लास्ट में आपको इसका चित्र भी दिखाऊंगी। तो एक छायाकार की भांति है, मतलब कि जैसे हमारी छाया होती है जब हम आगे बढ़ते हैं तुरंत हमारे साथ साथ चलती जाती है, तो उसी प्रकार जो है उन्होंने उसको कैप्चर करने का प्रयास किया है। तो जब गेम होते हैं उस टाइम उन्होंने इसने भी बनाया है, और अभी आप आगे और भी स्कल्पचर पढ़ोगे गेम से रिलेटेड, तो इसने जो है वो डिस्को बॉलर्स का स्कल्पचर बनाया हुआ है, जिसमें क्या है, खिलाड़ी की क्षणिक गति को पकड़ा है। मतलब जैसे उस बॉल को फेंकते हैं तो उसी टाइम जैसे लगता है कि उसी को कैप्चर करके इसने ये जो स्कल्पचर है वो बनाया। और कहाँ पे है ये, तो ये नेशनल रोमन म्यूजियम में है। तो आगे देखते हैं इसमें उच्च शास्त्रीय काल। तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो शास्त्रीय काल था उसको 3 भागों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक शास्त्रीय काल, उच्च शास्त्रीय काल और परवर्ती शास्त्रीय काल। तो प्रारंभिक शास्त्रीय काल आप पढ़ चुके हैं, अब हम देखेंगे उच्च शास्त्रीय काल के बारे में। तो इसका टाइम पीरियड है 450 से 400 ईसा पूर्व। तो इस समय पेरिक्लेस ने अपने साम्राज्य को संगठित किया। वह एथेंस की साम्राज्य और प्रभाव का विस्तार करके राजनीतिक केंद्र के साथ सांस्कृतिक हृदय स्थल भी बनाना चाहता था। तो एथेंस आपको पहले भी बता चुकी हूँ सबसे महत्वपूर्ण नगर था यहाँ का। तो पेरिक्लेस जो यहाँ का शासक था उसने मजबूत साम्राज्य को बनाया, संगठित किया, और क्या बनाना चाहता था, सांस्कृतिक हृदय स्थल बनाना चाहता था कि मतलब लोग आएँ और इस यहाँ पे चीज़ों को देखें। और उसका सपना एथेंस को यूनान की रानी के रूप में देखने का था। सभा भवन में वह भाषण दिया करता था तथा संगीत भवन में संगीत, नृत्य व नाट्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित होती थी। तो ये जब अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना चाहता था तो ये बहुत सारी चीज़ें भी इसने बनवाई, बहुत सारे मतलब आर्किटेक्चर भी पर भी ध्यान दिया।
तो जो इसका सभा भवन था उसमें ये भाषण देता था, और इसके साथ साथ उसने संगीत भवन भी बनवाया और भी बहुत सारी प्रतियोगिताओं के लिए इसने भवन बनाए। तो पेरिस के शासनकाल को यूनान के इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। तो यहाँ पे पेरिस नहीं होगा बेटा, यहाँ पे पेरिक्लीज होगा, इसको सही कर लेना आप लोग। तो जो पेरिक्लीज का शासनकाल था उसको स्वर्ण युग माना जाता है, और इसी के समय जो आपके इतिहासकार थे हेरोडोटस, जिसको आपका जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है हेरोडोटस को, है ना, जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ इसी समय था पेरिक्लीज के टाइम पे, और इसके साथ साथ जो है सुकरात, प्लेटो और अरस्तु भी इस समय महत्वपूर्ण रहे हैं। तो देखिए ये रहा आपका जो अभी युद्ध बताया था लेपित और सेंटौर के बीच, जिसमें उसने मदिरा पान कर लिया था और उसके बाद वो लेपित की स्त्रियों को उठा के ले जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कि बीच में यहाँ पे अपोलो खड़ा है जो कि इस युद्ध को शांत करते हुए दिखाया गया है। तो ये एक पेडिमेंट पर बना हुआ है। आगे देखते हैं। तो ये है आपका डिस्कस थ्रोवर जो आपको बताया मायरॉन ने बनाया है, जो कि विश्व प्रसिद्ध प्रतिमा है ना। तो इस प्रकार के ही चीज़ें हमें और इसमें पढ़ने को मिलेंगी। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो मुझसे ज़ूम मीटिंग पर डिस्कस करें। धन्यवाद।